समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। जम्मू में मुठभेड़ के बाद एमएचए अलर्ट, अमित शाह ने की हाई लेवल बैठक, आईवी रॉ चीफ रहे शामिल। सिद्रा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़, 4 आतंकी ढेर, तलाशी अभियान जारी। जम्मू के नागरिक सचिवालय परिसर में लगी आग, दमकल विभाग की मौके पर पहुंची टीम। महबूबा मुफ्ती ने फिर साधा बीजेपी पर निशाना, कहा वे उग्रवाद और कोविड-19 के बहाने भारत जोड़ो यात्रा में कर सकते हैं वादा उत्पन्न। जम्मू नगर निगम करेगा जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत पार्किंग स्लॉट अलॉटमेंट घोटाले की जांच, मेयर ने किया कमेटी का गठन। अब समाचार विस्तार से। जम्मू के सिद्रा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच आज हुई मुठभेड़ ने गृह मंत्रालय को अलर्ट कर दिया है। आज शाम 4 बजे के दौरान एमएचए ने एक अहम बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता खुद गृह मंत्री अमित शाह ने की। वहीं मीटिंग में सीआरपीएफ, बीएसएफ के अधिकारी, जम्मू कश्मीर के पुलिस अधिकारी, आईबी चीफ और रॉ चीफ भी मौजूद रहे। जम्मू शहर के साथ सटे सिद्रा इलाके में आज तड़के सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए, चारों आतंकियों के शव बरामद कर लिए गए हैं और हथियार भी मिले हैं। वहीं मौके पर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की टीमें मौजूद रहीं। वहीं सिद्रा इलाके में मुठभेड़ के बाद जम्मू शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं इसी बीच कई जगहों पर चेकिंग की जा रही है। शहर में जगह जगह तलाशी ली जा रही है, साथ ही नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। एडीजीपी मुकेश सिंह ने जम्मू के सिद्रा इलाके में मुठभेड़ को लेकर बताया कि 4 आतंकवादी मारे गए, जिनके पास 7 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल समेत अन्य गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्रक मालिक की अभी पहचान नहीं हो पाई है और ये ट्रक जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। तलाशी अभियान फिलहाल जारी है। आराम से सर, उधर briefly joint narco of army and police was there at Sidra. Suspicious during the search of the truck, heavy volume of fire was opened on us and we retaliated. The driver in the meanwhile ran away. Search of the driver is going on. In the operation, 4 dead bodies have been recovered. So 4 terrorists have been killed. 7 AK-47s, 1 M4 rifle. That means 8 big weapons, and 3 pistols have been recovered so far. There are other materials belonging to the terrorists which have been recovered, which include pouches and magazines, etc. Everything is being scrutinized and analyzed. More details will follow. So, sir, they had infiltrated from border? We will not tell you the details of the group because we are not aware of the group. We are still investigating. Whether they came from the border or not is a matter which is to be investigated. The only thing we can tell you is that the truck was going from Jammu towards Srinagar side. So, the driver is a bigger game plan. You think that on New Year or 26 January they were planning something very bigger like Pulwama? If you remember, about a week, 10 days back, some weapons were recovered in Narwal area, which had put us on alert. Both army, police, CRPF, all of us together were on high alert on the run-up to 26 January function. And generally the border grid had been strengthened, the camps have been made more secure, and we were on high alert, and that is how we have been able to prevent this action. Anything to do with the Ashik Nehru group? No, we are not aware of any connection with Ashik Nehru. Thank you. जम्मू में नागरिक सचिवालय के परिसर में आग लगने की घटना सामने आई है। घटना का पता चलते ही दमकल विभाग को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। जानकारी के अनुसार
ये आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं पे सिविल सचिवालय के परिसर में आज दोपहर 1:02 पर मुख्य भवन की चौथी मंजिल पर आग लग गई। आग की लपटें सबसे पहले एक कमरे में देखी गई। आग ने तेजी से आसपास के कमरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गई। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए एक टिप्पणी दी। उन्होंने कहा कि सरकार नहीं चाहती कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सफल हो सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी उग्रवाद और कोविड-19 के बहाने यहां भारत जोड़ो यात्रा में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि विपक्षी दल एक सत्तावादी सरकार की ताकत का सामना कर रहे हैं, जो एनआईए, ईडी, सीबीआई आदि सभी एजेंसियों को हथियार बना रही है। ईडी के ज़रिए, दूसरी एजेंसीज के ज़रिए उनको जो है जो वो कर सकते हैं अपना रोल, उस रोल करने में उनको दिक्कतें हो रही हैं। महबूबा जी, कल जो कुछ दिन पहले एलजी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मुल्क में जो कश्मीरी पंडितों के कत्ल को पर सियासी रंग दिया जा रहा है इसको, तो लोगों से उन्होंने अपील की है कि इस रंग को बंद करें, यानी कि यहाँ जो कत्ल किया जा रहा है कश्मीरी पंडितों का, उस पर जो मजहबी रंग दिया जा रहा है उस पर उसे बंद करें। तो आप उस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? देखिए, हम तो कहते हैं कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसको कम्युनलाइज करती है कश्मीरी पंडितों की जो किलिंग्स है, अनफॉर्चुनेट किलिंग्स है, वो बीजेपी की सरकार है। उन्होंने ही उसके ऊपर फिल्म बनवाई और जगह जगह उस फिल्म को दिखा रहे हैं, जिससे कश्मीरी जो मुस्लिम और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा नफरत पैदा करने की कोशिश हो रही है। ये तो अच्छी बात है जो कही, मगर उनको मुझे लगता है बीजेपी को ये लेसन देना चाहिए। अब भारत जोड़ो यात्रा यहाँ जम्मू कश्मीर पहुँच रही है, तो आपने तो ऑलरेडी उसकी हामी भरी है। आप क्या समझते हैं जम्मू कश्मीर की सियासत पर भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर होगा? देखिए, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये एक ऐसा शख्स इस वक्त खड़ा हो रहा है जो कम्युनल फोर्सेस हैं, जो मुल्क को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, सेकुलरिज्म को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जमहूरी निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है। और जम्मू कश्मीर चूँकि सबसे ज़्यादा जमहूरियत में, सबसे ज़्यादा जो है सेकुलरिज्म में यकीन रखता है, क्योंकि जब 1947 में पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जो है हिंदू मुसलमान मारे जा रहे थे, तो उस वक्त कश्मीर वाहिद एक जगह थी जहाँ पर यहाँ के कश्मीरी पंडित हो, यहाँ के सिख हो, यहाँ के डोगरा हो, उनको यहाँ के कश्मीरियों ने उनकी हिफाजत की, उन पे आँच नहीं आने दी। तो तभी गांधी जी ने कहा था कि मुझे कश्मीर से एक रोशनी की किरण नज़र आ रही। तो अब जब मुल्क में सेकुलरिज्म ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जैसा आपने देखा 2019 के बाद हम वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद हमने हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया, इसलिए क्योंकि वो एक सेकुलर मुल्क था, क्योंकि वो एक डेमोक्रेटिक मुल्क बना, जिसके लिए गांधी जी ने अपनी जान दी। तो आज मुझे लगता है जम्मू कश्मीर का यहाँ हम लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर एक शख्स निकला है इस वक्त इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब को बचाने के लिए, ऐसे में हमारा उसके साथ खड़ा होना इसलिए लाजमी है। और साथ ही इसका सबसे ज़्यादा खिमियाजा जो है, जो ये मुल्क में जो बांटा जा रहा है, उसका सबसे ज़्यादा खिमियाजा जो है हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आज भी जम्मू कश्मीर को एक खुली जेल में तब्दील किया गया है, कोई बात नहीं कर सकता है, कोई अपनी जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, कोई भी जेलों के जेल भरे जाते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से। हमारे नौजवान जो है वो बाहर, उनको पिटाई की जाती है बाहर के कॉलेजेस में। अभी मैं इंदौर का एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक नौजवान बच्चा और बच्ची, उसके इर्द गिर्द कुछ गूंस खड़े हैं और उनको तंग कर रहे हैं और पुलिस को बुला रहे हैं। तो ये माहौल तो इसीलिए बना है क्योंकि बीजेपी ने पूरे मुल्क में माहौल बिगाड़ दिया है। मैम, एक आखिरी सवाल कि मैम आप एक मिनट का हो गया एक आखिरी सवाल इस ताल्लुक से हमारा कि आज सिद्रा में एक इनकाउंटर हुआ। खदशा ये है कि जैसे बीजेपी कांग्रेस वालों ने कल भी कहा, खदशा ये है कि कहीं जो भारत जोड़ो यात्रा है उनको शायद यहाँ आने की इजाज़त ना हो। ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सरकार दावा करती है हमने जम्मू कश्मीर से मिलिटेंसी ख़त्म की, तो आज जम्मू में भी मिलिटेंसी हो रही है, तो इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। और वो तो दूसरी बात है, कोविड का बहाना करके, मिलिटेंसी का बहाना करके हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा को ये रुकावट पैदा करनी पड़े। पर सबसे बड़ा अफसोस तो ये है कि
ये मिलिटेंसी जम्मू तक भी फैली है। ये मिलिटेंसी को कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम हो गए हैं। मैम, एक तरफ से आप पीएचडी की मेंबर हैं जो 370 की रेस्टोरेशन की बात कर रही है, दूसरी ओर भारत जोड़ो यात्रा में आपने हामी भरी है जो है पार्टिसिपेट करने की। हालांकि कांग्रेस 370 रेस्टोरेशन का जो है इसका और उसका क्या कनेक्शन है? हम इस मुल्क को जो हम जमहूरियत, जो जम्मू कश्मीर में जो एक जमहूरी निज़ाम है, एक सेकुलर कैरेक्टर है हमारा। हम जो गंगा जमुना तहजीब हमारे जम्मू कश्मीर में और मुल्क में है, उसको बचाने के लिए बाकी जो हमारी लड़ाई है वो हम अलग लड़ते रहेंगे। देखिए, तलबुल अलिमा फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमीना व मुस्लिमा, ये हमारे इस्लाम में है। पहला लफ्ज़ इकरा यानी पढ़ो। तो अगर कोई मजहब का इस्तेमाल करके, मजहब का नाम लेके इस्लाम के खिलाफ काम करता हो तो उसकी हम कंडेमनेशन करते हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत हुए पार्किंग स्लॉट अलॉटमेंट घोटाले की खबरों के बीच जम्मू नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, जिसके बारे में जानकारी देने के लिए आज जम्मू नगर निगम के मेयर राजेंद्र शर्मा ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया और बताया कि इन घोटालों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है जो इन मामलों की जांच करेगी और सारी सच्चाई जनता के सामने लाएगी। मेयर ने आश्वासन दिया कि यह कार्रवाई निष्पक्ष होगी और जो भी इसमें संलिप्त होगा उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। जैसा कि जनरल हाउस मीटिंग में तय किया गया था कि जो पार्किंग स्लॉट्स दिए गए हैं स्मार्ट सिटी के तहत, उसमें कॉरपोरेशन को काफ़ी नुकसान हुआ है। उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हाउस में ये पास हुआ था, हम एक कमेटी बनाएंगे जो इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और जैसा वो एक कमेटी रिकमेंड करेगी उसके हिसाब से फिर एक्शन लेंगे। अब ये कमेटी गठित कर दी गई है। ये कमेटी 2 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट देगी और ये देखेगी कि गवर्नमेंट एक्सचेकर को, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को ये नुकसान क्यों हुआ। और इसमें हमारे टेक्निकल जो एक्सपर्ट हैं, दिनेश रामपाल जी रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं ये पीडब्ल्यूडी से, इसी के साथ में हमारे रिटायर्ड चीफ अकाउंट ऑफिसर जशपाल शर्मा जी और मेरे ये सभी पार्षद भाई, ये सभी लोग मिलकर इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये अपने आप में जम्मू शहर में एक नई प्रक्रिया है, क्योंकि सबको ये लगता था पूछता कौन है, और 15 लाख लोगों को नुमाइंदगी करने वाली ये जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जनरल हाउस अब ये देखेगा कि जनता की पाई अच्छी तरह से खर्च हो और उसका दुरुपयोग ना हो, और जो लोग इसका दुरुपयोग करेंगे उनको चिन्हित करते हुए उन पे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग द्वारा आज बेयर सेलर मीट का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में बेयर सेलर्स ने भाग लिया। इस मौके पर फाइनेंशियल कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लो मुख्य तौर से उपस्थित रहे। अटल डुल्लो ने कहा कि इस मीट से दोनों बेयर्स और सेलर्स को काफी फायदा मिलेगा। ये डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग वक्त पर ऑर्गेनाइज करता रहता है। इसमें जो हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और बायर्स जो बाहर से आते हैं, ये एक दूसरे से मिलते हैं। ये देखते हैं कि इनके पास क्या क्या सामान है बेचने के लिए, क्या क्वालिटी है, और उसकी जो हमारे सेलर्स हैं उनको भी पता चलता है कि बाहर किस किस चीज़ की डिमांड है, क्या क्या चीज़ें उनको करने की ज़रूरत है, किस तरीके की लेबलिंग चाहिए, किस तरीके की ब्रांडिंग चाहिए। तो उस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं ताकि इनको अच्छी कीमत मिल सके। तो बेसिक जो मकसद है इस बायर सेलर मीट का कि बायर और सेलर आपस में मिलें और इनके आपस में जो तालमेल है ये डेवलप हो, अगर कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हों और ये एक स्मूथ फ्लो हो। हमारा जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है ये बाहर जाए, बायर्स के पास पहुँचे और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो। जिससे प्रधानमंत्री का सपना है कि किसानों की आमदनी है ये दुगनी हो, तो इस तरह की मीटिंग जो होंगी तो उससे किसानों की आमदनी में कितना बेनिफिट होगा? इससे बहुत बेनिफिट होगा। ये मैं समझता हूँ कि मार्केटिंग ही एक मात्र साधन है जिससे हम अपने जो हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है इसको मोनेटाइज कर सकते हैं। हमारा जो कई सारे जो हमारे कमोडिटीज़ हैं, आप फ्रूट्स देख लीजिए, आप वेजिटेबल्स देख लीजिए, आप स्पाइसेस देख लीजिए, आप सीरियल्स देख लीजिए, आप मिल्क के देख लीजिए, आप मटन देख लीजिए, आप वूल देख लीजिए, आप फ़िश देख लीजिए। इन सब का मार्केट काफ़ी है बाहर है, लेकिन जो बायर्स की डिमांड है उस डिमांड के मुताबिक अगर इसको तैयार किया जाए, इसको पैक किया जाए, इसको प्रोसेस किया जाए, इसको सही मार्केट्स में भेजा जाए, तो मुझे लगता है कि इससे
कई गुना फ़ायदा होगा फार्मर को, उसकी इनकम में ज़रूर बढ़ोतरी होगी। इमो बीरिंग अनंतनाग में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा बीरिंग अनंतनाग में 168वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस समारोह को कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े ही उल्लास, उमंग एवं भव्यता मनाया गया। वरिष्ठ कांग्रेस जनों द्वारा कांग्रेस पार्टी द्वारा देश के विकास में दिए योगदान, पार्टी की विचारधारा, संघर्ष एवं इतिहास पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। वहीं इस दौरान जम्मू कश्मीर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष विकार रसूल द्वारा इस पर विस्तृत जानकारी दी गई। जो राहुल गांधी जी ने 7 सितंबर से शुरू किया था, अभी तक वो 26-2700 किलोमीटर मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही वो चले हैं। 2800 किलोमीटर वो दिल्ली तक चले हैं। अभी 2 तारीख से दिल्ली से यात्रा जो है रिज्यूम हो जाएगी और हम जम्मू कश्मीर में दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोग उनका इंतज़ार कर रहे हैं और जो उनके डिमांडें उठाई हैं यहाँ पे बेरोज़गारों को रोज़गार दिलाने के लिए, महंगाई को ख़त्म करने के लिए और इस देश से नफ़रत को मिटाने के लिए, और चौथी डिमांड हम उसमें स्टेटहुड भी जोड़ रहे हैं और यहाँ पे इलेक्शन जो है वो जल्दी हो ताकि जम्मू कश्मीर में भी डेमोक्रेटिक सिस्टम बाकी स्टेटों की तरह चले। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है जम्मू कश्मीर में बाकी स्टेटों से ज़्यादा रेस्पॉन्ड मिलेगा, लोगों का ज़्यादा वालाना इस्तकबाल होगा। आप घड़ी घड़ी उस DAP का नाम ही मत लिया करो, वो है कौन? वो है ही नहीं कोई पार्टी। आप बड़ी पार्टियों का सवाल करो। वो पार्टी थी, थोड़ा अभी एसोसिएशन ही है, वो पार्टी भी नहीं है, एक जमात है कुछ लोगों की, तो उसके बारे में मैं क्या बताऊं। दूसरी ये है कि बाकी पार्टियां जो सेकुलर जमातें हैं वो सारी जो हैं इसमें भारत जोड़ो में ज्वाइन हो रही हैं, और जो कम्युनल पार्टियां हैं। बांदीपोरा में विशाल अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। अतिक्रमण अभियान के चलते राज्य की 15 कनाल भूमि वापस ली गई। वहीं इस दौरान बांदीपोरा के ADC ने कहा कि अवैध अतिक्रमण की 1-1 इंच बरामदगी तक ये अभियान जारी रहेगा यहाँ पर। और अभी के यहाँ पर ये इलेक्शन ड्राइव लगातार जारी रहेगा क्या? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ज़िला बांदीपुर में, जैसे आप जानते हैं, पिछले 2-3 महीनों में इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ एक सस्टेन्ड कैंपेन, एक ड्राइव चलाई जा रही है, जिसके तहत ज़िले के मुख्तलिफ जो तहसील्स है वहाँ पे ये मुहिम जो है इस टाइम जारी है। तो आज बांदीपुर में आपने देखा, गुजरबल में हम लोग आए, यहाँ पे 15 कनाल के आसपास हम लोगों ने जो इंक्रोचमेंट है वो हटाई, और ये स्टेट लैंड थी। और आगे भी ये ड्राइव जो है हर ज़िले के हर हिस्से में और हर तहसील में जारी रहेगी। मैं आपकी वसादत से जनरल पब्लिक से मैं ये गुजारिश करूंगा, उनसे अपील करूंगा कि इस ड्राइव का जो है, इस मुहिम का हिस्सा बने, क्योंकि ये हम लोगों के लिए ये ड्राइव कर रहे हैं। और जो ये लैंड है जो हम रिट्रीव कर रहे हैं, इसमें आपके लिए सरकारी दफ्तर बनेंगे, इसमें प्लेग्राउंड्स बनेंगे, इसमें कहीं इंडस्ट्रियल एस्टेट्स बनेंगे। तो ये लोगों के लिए ही हम लोग ये जो लैंड रिट्रीव कर रहे हैं, ये लोगों के लिए ही इस्तेमाल होगा, लोगों के फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल होगा। इसलिए मैं जनरल पब्लिक से जो है गुजारिश करूंगा कि इसका बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। सर, एक सवाल पब्लिक की तरफ से रखना चाहूँगा। कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ सिलेक्टेड पैचेस ऑफ लैंड को सिलेक्ट किया जाता है, अदरवाइज बहुत सारे लोगों के पास अभी भी नाजायज़ कब्जा जो है लोगों ने कर रखा है सरकारी ज़मीन पर, लेकिन सिलेक्टेड पर्सनस ही क्यों, सबके अगेंस्ट ये ड्राइव क्यों नहीं चल रहा? नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कल हमारी रिव्यू थी रेवेन्यू की DC साहब की क़यादत में, और इंस्ट्रक्शंस दी गई, डायरेक्शंस दी गई हर तहसीलदार को, हर नायब तहसीलदार को, हर पटवारी को, कि जहाँ जहाँ भी जो है इंक्रोचमेंट है वो इंक्रोचमेंट हटनी चाहिए। और इसके लिए हमने एक प्लान भी बनाया है, और प्लान के साथ साथ हमने एक लैंड बैंक भी हम लोग बना रहे हैं, और ये लैंड बैंक जो है बाकायदा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और तहसील लेवल पे बनेगा, और ये ज़मीन जो हम रिट्रीव कर रहे हैं ये लोगों के फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल होगी। थैंक यू। जम्मू और कश्मीर ऊर्जा विकास एजेंसी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने श्रीनगर में PM कुसुम योजना के तहत सिंचाई पंपों को बिजली देने के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग और आवासीय क्षेत्र के लिए ग्रिड से जुड़े रूफ टॉप और ऊर्जा संयंत्रों के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। के तहत हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर या वेजिटेबल ग्रोथ या एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में जो भी हमारे किसान भाई हैं उनकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए और उनको एनर्जी एफिशिएंट कैसे बनाया जाए, उसके बारे में स्कीम है। तो आज का पर्टिकुलर जो कैंप है हम लोग श्रीनगर में कर रहे हैं, जिसमें खासतौर पे जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है कश्मीर का, या हमारी जो शहर खास एसोसिएशन है, या हाउस बोट एसोसिएशन है, या होटल एसोसिएशन है, या जकारा है, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है सबके साथ आज हमने बैठ के एक बहुत अच्छा एक इजलास किया। हमारा पर्पस था कि इनको इसकी गाइडलाइंस के बारे में बताया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो भाई हैं हमारे इसका बेनिफिट ले पाए।
आपको पता है जो हमारी पीएम कुसुम से जो भी हमारे एग्रीकल्चर क्षेत्र है जहाँ पर अशोर्ड इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, खासतौर पे जो कश्मीर का जो एप्पल हॉर्टिकल्चर बेल्ट है या हमारा वेजिटेबल बेल्ट है या जो हमारा करेवा बेल्ट है जहाँ पर पानी की काफ़ी किल्लत रहती है, तो हमारे जितने भी फार्मर्स हैं वो ये इमीडिएटली लगा सकते हैं। तो आज जितने भी हमारी एसोसिएशन के मेंबर्स थे सबको ये इसकी गाइडलाइन को सबने पसंद किया और इस बात को भी अप्रिशिएट किया कि 80% सब्सिडी स्कीम है और सिर्फ 20% जो है वो आसामी को देना है। उसके अंदर भी जो एक एसोसिएशन को मैंने ये अवेयर कराया कि जो जम्मू कश्मीर बैंक है वो जो बाकी रिमेनिंग 20% अमाउंट है उसको भी वो किसान क्रेडिट कार्ड पे सब्सिडाइज रेट पे देने को अवेलेबल है। तो इसके अंदर हम जितने भी हमारे भाई हैं किसान भाई, उनको मैं इस आपके फोरम से खासतौर पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं अप्रिसिएशन करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो ये फोरम दिया और इतने बड़ी तादाद में यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स आए हैं, तो सबको मैं कहूँगा कि इस स्कीम का मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। इसके अलावा हमारी एक और स्कीम है जिसके तहत पीएम कुसुम ए कहा जाता है, जिसमें हमारे बड़े फार्मर पावर प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं। अगर किसी के पास 30 कनाल से ज़्यादा रकबा है तो वो अपने फार्म के ऊपर पावर प्लांट लगा के गवर्नमेंट को बिजली भी भेज सकते हैं, जिससे यहाँ की बिजली की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। थर्ड जो हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसको सोलर रूफटॉप स्कीम कहा जाता है, उसके तहत हम बड़े मशगूर हैं एलजी साहब के कि उन्होंने 25% एक्स्ट्रा सब्सिडी प्रोवाइड की है। जो हमारे मरकज़ के लेवल पे 40% सब्सिडी है और 25% जेके गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। इसमें जितने भी हमारे टाउन्स हैं कश्मीर के, सारे टाउन्स के अंदर ये स्कीम लागू हो सकती है, इवन रूरल एरिया में भी हो सकती है। तो उसमें अगर आप अपने घर पे ये पावर प्लांट लगाते हैं तो लगभग 2 से 2.5 साल के अंदर आपकी सारा जो बिजली का जो बिल है वो इसमें कवर हो जाएगा और अगले ऑलमोस्ट 35 ईयर्स के लिए आपके पास ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फ़ायदा है कि आप एक तरह से इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और जो ग्रिड में हमारी फ्रीक्वेंसी है, कई बार आप देखते हैं कि विंटर में वोल्टेज डाउन हो जाता है या परेशानी आती है, वो भी इस पर इम्पैक्ट नहीं होगा। तो ये दोनों बड़ी अच्छी स्कीमें हैं। इसमें अगर हमारी जो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने जो एक प्लेटफॉर्म दिया है, इनका एक और डिमांड ये भी रही कि ये चाहते हैं कि फंक्शनल जहाँ जहाँ प्लांट फंक्शनल है उसको भी ये देखना चाहते हैं, और साथ में मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली ऑफ जो सोलर टेक्नोलॉजी है उसमें भी ये शरीक होना चाहते हैं। तो आज जो भी इनके इश्यूज थे उनको मैंने आज सुना और मुझे लगता है कि स्कीम के बाद ये सोलर टेक्नोलॉजी पिकअप करेगी। तो इवन जो रिमोट एरिया है जैसे कुलगाम, बांडीपुरा, पुलवामा, गांदरबल, वहाँ पर भी जो हमारे फार्मर्स हैं स्कीम की तरफ उन्होंने बहुत अट्रैक्शन दिखाई है और एक कैंप के अंदर हमें 400-500 बेनिफिशियरी शेयर्स आए। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक बार एक गांव में एक किसी असामी ने इसको अडॉप्ट किया तो ये एक रेवोल्यूशन की तरह सब जगह पहुंचेगा और कम से कम 10,000 पंप इस साल लगाने का हमारा टारगेट है। जी जब भी आप इस स्कीम को आप लागू करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेट मीटर आपके घर में लगेगा और नेट मीटर का ये फायदा रहेगा कि जो बिजली आप बनाएंगे उसका आपको क्रेडिट मिलेगा और जो बिजली आप कंज्यूम करेंगे वो उसका ऑफसेट मिलेगा। सरकारी भूमि खाली करवाने गए राजस्व विभाग के कई कर्मचारियों पर हमले के मामले को लेकर कठुआ में पटवारी काम छोड़ हड़ताल पर बैठे। हड़ताल के दौरान कर्मचारियों द्वारा ये मांग की गई कि जल्द से जल्द हमलावरों पर कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को कोई अंजाम ना दे सके। जिनको इस बात का इल्म ही नहीं था उनको भी थोड़ा उनको मिसगाइड किया और उनसे तो पथराव किया। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन जितने हमारे जो रेवेन्यू टीम गई थी वहाँ पे उन्होंने उनके ऊपर पथराव किया। हम इस बात का सख्त मजम्मत करते हैं और उसके बाद हमने अपने तहसीलदार साहब को इसका मेमोरेंडम दिया था कि ऐसे बात हो गई है जिसमें हमें गवर्नमेंट के आर्डर के मुताबिक ही हम बेदखली में गए थे। तो जो मुलज़िम हैं जिनके ऊपर हमें कार्रवाई करनी थी हमने उनके दरख्वास्त की थी कि इनके ऊपर FIR लगाएं। तो हमें तहसीलदार साहब ने भी इसका आश्वासन दिया था कि हमने FIR लगवा दी है। उसके बाद हमने अपनी कंटिन्यूस ट्राई रखी। तीसरे दिन हमारा ये हुआ कि हमने सब डिवीज़न हीरानगर में भी अपनी स्ट्राई रखी, तो जिनमें से 3 तहसीलें हमारी इकट्ठी थी। तो हमने SDM साहब को अपना एक मेमोरेंडम दिया था कि ऐसे वाक़या हुआ है जिसका वाक़े के अपने पूरी डिटेल तफसील में बताया था उनको। तो आज उसके साथ ही हम तीसरे दिन हमने अपने DC साहब को इस बात का भी हमारे डिस्ट्रिक्ट DP सर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब, बहुत से हमारे तहसील प्रेसिडेंट साथ थे। तो हमने DC साहब से इस बात का भी उनके सामने ये मेमोरेंडम रखा था कि सर एक वाक़या हुआ है, ऐसे हमारे जो एक मैजिस्ट्रेट के ऊपर हमला हुआ है, उसके साथ 2 पटवारी साहिबान के ऊपर भी हमला हुआ है और लंबरदार चौकीदार जो के थे उनको भी उन्होंने बड़ा उसमें उनके ऊपर पथराव किया है। तो काफ़ी सारी इनकी चोटें आई हैं। तो हमने हमारी यही इनसे एक दरख्वास्त थी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो हमारे जो मुलज़िम हैं इनको गिरफ़्तार कीजिएगा जल्दी से जल्दी, ताकि हम अपनी स्ट्राइक पे आप कॉल ऑफ करें और अपने काम पर आएँ। लेकिन आज हमारा 7वां दिन है जिसकी वजह से आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वो मुलज़िम आज तक गिरफ़्तार नहीं हुए हैं।
तो हमारी जो स्ट्राइक है ये कंटिन्यू इसलिए आज तक चलती आ रही है। काफ़ी खतरा है। खतरा ये है कि अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।